जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। देखिए, हम लोग मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में बाबर से लेकर औरंगजेब तक के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उत्तर मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे और मतलब ये पढ़ेंगे कि कैसे मुग़लों का पूर्ण रूप से पतन हो गया और अंग्रेज़ों का शासन हो गया बाद में, ठीक है। तो अगर इससे पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले ज़रूर देखें, ताकि उत्तर मुग़ल काल को समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। देखिए, इसमें उत्तर मुग़ल काल हम लोग इस वीडियो में उत्तर मुग़ल काल और मुग़लों के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा और पूरा मुग़ल काल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उस वीडियो में हम लोग जैसे मुग़ल की अर्थव्यवस्था क्या थी, मुग़ल साम्राज्य में चित्रकार कौन कौन से थे, उनकी रचनाएँ प्रमुख क्या मतलब रचनाएँ क्या थी, उस समय के स्थापत्य क्या क्या थे, तो इसके बारे में एक वीडियो और बनेगा और मुग़ल काल पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखना, विस्तार से पूरा वीडियो में कवर किया गया है। तो इसमें हम लोग उत्तर मुग़ल काल पढ़ेंगे। देखिए, जब औरंग सॉरी देखिए जब औरंगजेब की मृत्यु हुई जब 1707 ईस्वी में, तो उस टाइम हुआ क्या कि उसके औरंगजेब के पश्चात अयोग्य शासक और उन शासकों की कमज़ोर प्रशासनिक नीतियों ने और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उसने मुग़ल काल को धीरे धीरे कमज़ोर ही किया और एक बार भी मुग़ल काल को उन्होंने उत्थान नहीं किया। तो इससे हुआ क्या, मुग़ल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता ही चला गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य क्या थे। देखो, उस टाइम जो राजनीतिक परिदृश्य में ईरानी दल, तुरानी दल और सैयद बंधु, इन सब का बहुत दखल होने लगा था मुग़ल साम्राज्य में, ठीक है। और इसी टाइम बहुत सारे गुट भी बनने लगे थे। यह भी एक प्रमुख कारण था मुग़लों का पतन होने का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर मुग़ल काल के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि औरंगजेब के जो 3 प्रमुख पुत्र थे, उनमें एक है मुअज्जम, दूसरे मोहम्मद आजम, तीसरे मोहम्मद कामबख्श। तो देखो, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इन्हीं तीनों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें मुअज्जम को मतलब यह उत्तराधिकार का युद्ध जीतने में सफलता प्राप्त हुई और मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, ठीक है। देखो, जब औरंगजेब के काल में ये तीनों पुत्र इनके कहीं ना कहीं सूबेदार के पद पर नियुक्त थे। इसमें से देख लेते हैं कौन कौन। जो मुअज्जम थे उसको काबुल का सूबेदार ही नियुक्त की गई थी, मोहम्मद आजम गुजरात का सूबेदार था और मोहम्मद कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था, ठीक है। अब बहादुर शाह प्रथम जो थे, ठीक है, इसका शासनकाल 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी तक रहा, ठीक है। तो कहा जाता है कि जब इनके शासनकाल था तो जो सिखों के गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह थे, उसके बाद तो सिखों में कोई गुरु की पदवी ही नहीं रही। तो उसके बाद सिखों का जो लीडर था वो बंदा बहादुर था, ठीक है। तो बंदा बहादुर से ही युद्ध करते हुए बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो चूँकि बहादुर शाह मतलब शासन में कोई रुचि नहीं रखता था, ये बिल्कुल उदासीन था, तो इसलिए बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर भी कहा गया है, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम जब 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। इसके बाद जहांदार शाह 1712 से 1713 तक लगभग 1 वर्षों तक मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। देखो, जो जहांदार शाह थे, उसको ईरानी दल के नेता जो था जुल्फ़िकार, उसके सहयोग से जहांदार शाह को गद्दी पर बैठाया गया था, ठीक। देखो, अभी हम लोग यहाँ पर ईरानी दल पढ़ रहे हैं, इसके बाद तुरानी दल भी आएगा, सैयद बंधु आएंगे। तो ये सब उस समय के गुट थे जो कि मुग़ल साम्राज्य जो मुग़ल शासक को है उसके गद्दी में बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका उस टाइम अदा करने लगे थे, ठीक है। तो जहांदार शाह को किसने बनाया था? ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खान ने, ठीक है। इसी समय जो आमेर के राजा जयसिंह थे, तो उनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था, ठीक है। देखो, मालवा का सूबेदार तो नियुक्त किया था इनसे पहले औरंगजेब ने जयसिंह को, ठीक है। और जहांदार ने जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई सिंह की उपाधि दी थी, ठीक। और जहांदार शाह ने जजिया कर पर भी रोक लगा दिया था, ठीक है। देखो, यहाँ पर जजिया कर पर रोक लगाया था, सिर्फ पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं किया था। पूर्ण रूप से ख़त्म इसके बाद के शासक फारुखसियर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और देखो, जजिया कर के बारे में लेकर एक हमेशा चर्चा में रहता है कि किसने कब शुरू किया, कब समाप्त किया। तो एक बार देख लेते हैं। तो जजिया कर जो है अकबर के द्वारा प्रथम बार समाप्त किया गया था। तो अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था 1564 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद फिर से औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को लागू कर दिया गया था।
वो लागू किया गया था कब? 1679 में। ठीक है, और उसके बाद फिर जहांदार शाह द्वारा रोक लगा गई और फारुखसियर के द्वारा फिर जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जहांदार शाह ने इजारेदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। इस व्यवस्था में ये होता है कि जो राजस्व वसूली होती है वो ठेके पर दे दी जाती है। ठीक है, कि जैसे किसी को दे दिया गया कि आप इतना हमको, मतलब जैसे 1 लाख रुपये का ठेका दे दिया गया कि 1 लाख रुपये का राजस्व वसूल के देंगे, तो ये इजारेदारी व्यवस्था ये हो गई। ठीक है, चूँकि जहांदार शाह भी मतलब अधिक साम्राज्य में रुचि नहीं रखता था राजपाट के कामकाज में, और तो इसलिए इसको भी लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को साहिब खबर की संज्ञा दी गई है और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की। बढ़ते हैं नेक्स्ट। जहांदार शाह के बाद फारुखसियर जो कि मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो देखो इस टाइम फारुखसियर को मुगल साम्राज्य की गद्दी में बैठाने में सैयद बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, सैयद बंधु मतलब दो थे बंधु, एक अब्दुल्ला खां, दूसरा हुसैन अली। तो इनको फारुखसियर के दरबार में महत्वपूर्ण पद भी दिए गए थे, वजीर और मीर बख्श जैसे महत्वपूर्ण पद दिए गए थे। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा था कि वजीर जो है जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता है, और सॉरी सैन्य विभाग का प्रमुख होता है, और मीर बख्श जो है राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, इतने बड़े बड़े पद फारुखसियर ने सैयद बंधुओं को दे रखे थे। ठीक है, और फारुखसियर ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त किया। फिर उसके बाद फारुखसियर ने बंदा बहादुर को मृत्युदंड की सज़ा दी। ठीक, नेक्स्ट है कि फारुखसियर ने अंग्रेज़ों के लिए एक फरमान जारी किया था ताकि वो लोग मतलब शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते थे बंगाल के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये अक्सर क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेज़ों को शुल्क मुक्त व्यापार का फरमान किसने जारी किया था? तो फारुखसियर ने। ठीक है, फारुखसियर को घड़ित कायर की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है फारुखसियर के बाद रफ़ी-उद-दरजात। सैयद बंधुओं ने कुल 4 राजाओं को मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया। उसमें से पहला फारुखसियर, दूसरा थे रफ़ी-उद-दरजात, तीसरा रफ़ी-उद-दौला, चौथा मोहम्मद शाह रंगीला। तो फारुखसियर के बाद रफ़ी-उद-दरजात को सैयद बंधुओं ने मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया। तो चूँकि ये बहुत अधिक बीमार रहता था इसलिए ये ज़्यादा समय तक जीवित न रहा और इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद रफ़ी-उद-दौला को बैठाया। रफ़ी-उद-दौला भी बहुत मतलब अफ़ीम का आदी था, तो अत्यधिक अफ़ीम का सेवन करने के कारण रफ़ी-उद-दौला की भी जल्दी ही मृत्यु हो गई। तो उसके बाद सैयद बंधुओं ने मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया। चूँकि मोहम्मद शाह साम्राज्य के प्रति बहुत ही उदासीन रहता था और भोग विलास जैसे ये और वस्तुओं में और इन सब कामों में उसकी ज़्यादा रुचि थी, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला की उपाधि दी गई है। ठीक है, रंगीला की संज्ञा दी गई है। सैयद बंधुओं को किंग मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला इसी के टाइम जो वो क्या नाम है, नादिर शाह, अफ़गानों का लीडर नादिर शाह, इसने मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही करनाल का युद्ध लड़ा था। ठीक है, करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था 1739 में, जिसमें रंगीला की हार हुई थी। इसी युद्ध के बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने तख्ते ताऊत जो कि शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था, तख्ते ताऊत उसको उठाकर नादिर शाह ले गया था, और इसी तख्ते ताऊत में एक कोहिनूर हीरा जड़ा था, वो भी चला गया था। ठीक है, साथ में। ठीक, ये वो महत्वपूर्ण युद्ध है और इसको याद रखना, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही मुग़ल साम्राज्य का सर्वाधिक पतन मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही हुआ। ठीक है, इस समय कई स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे कि बंगाल है, ठीक है, अवध है और हैदराबाद है। ठीक, और भरतपुर। देखो भरतपुर को दो चूड़ामल जाट थे जो उनके बेटे सूरजमल द्वारा भरतपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ठीक है, उन्हीं के टाइम। अवध को शहादत खां द्वारा, हैदराबाद को निज़ाम के द्वारा। इसी को चिंकलिश खां को ही निज़ाम बोलते रहे। ठीक है, उस टाइम। अब देखो इसी समय तुरानी गुट था, उसने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। उस तुरानी गुट में कौन कौन शामिल था? उस तुरानी गुट में चिंकलिश खां था, अमीन खां था और जकारिया खां। तो अब जब आगे मुग़ल साम्राज्य का कोई भी मतलब शासक बनेगा तो उसमें तुरानी गुट की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि सैयद बंधुओं की अब मृत्यु हो चुकी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट है अहमद शाह बहादुर। ये 1748 से लेकर 1754 ईस्वी तक मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा।
ठीक है। अहमद शाह बहादुर, यह सर्वाधिक मतलब अहमद शाह अब्दाली सॉरी अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफ़गानी था, इसके सर्वाधिक आक्रमण अहमद शाह बहादुर के शासनकाल में ही हुए। ठीक है। और जावेद खां को इसने नायाब बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है। अहमद शाह बहादुर के बाद आलमगीर सेकंड मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा 1754 से लेकर 1758। इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है। आलमगीर सेकंड के बाद शाह आलम द्वितीय बैठा गद्दी पर, वो 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। ठीक है। इसका देखो टाइम पीरियड तो बहुत था, मगर इसने भी कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की। ठीक है। और बक्सर का युद्ध जो कि महत्वपूर्ण युद्ध है, इसमें भी जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, वो जो राजस्व वसूल का अधिकार था, वो मुगलों से छीनकर अंग्रेजों के पास चला गया था। ठीक है। बक्सर के युद्ध के पश्चात ही, चूँकि बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें, तो इलाहाबाद की संधि के पश्चात शाह आलम द्वितीय को जो है पेंशन भोगी बना दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक है। इनको इसके बदले में मतलब देखो, इलाहाबाद की जो संधि हुई उसमें दो प्रमुख हैं, अवध के साथ संधि हुई और मुगल साम्राज्य के साथ। अवध के राजा से कड़ा और इलाहाबाद लेकर अंग्रेज़ों ने आलम शाह द्वितीय को दिया, और आलम शाह द्वितीय ने इसके बदले में अंग्रेज़ों को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूल करने का अधिकार दे दिया। ठीक है। राजस्व वसूल करने का अधिकार। ठीक। तो अब इसके बदले भी उन अंग्रेज़ों ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष का पेंशन दिया। ठीक है। तो इसलिए वो पेंशन भोगी बनकर रह गया इलाहाबाद संधि के पश्चात। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1765 ईस्वी में, और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ये डेट दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखना सब लोग। उसके बाद नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय। ठीक है। अकबर द्वितीय तो इसने जब ये अकबर द्वितीय का शासनकाल चल रहा था, तो कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य मात्र लाल किले तक ही सिमट कर रह गया था। ठीक है। और अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल शासक अकबर द्वितीय ही था। ठीक। यहाँ पे ये याद रखना कि अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। राजा राम मोहन राय वही जिन्होंने आगे चलकर मतलब ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय देखो 1837 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा, और यही मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक भी था। बहादुर शाह द्वितीय को भी अब जो है जफ़र की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। अब जो बहादुर शाह द्वितीय था वो जफ़र उपनाम से शायरियाँ लिखा करता था, इसलिए उसको बहादुर शाह जफ़र भी बुलाते हैं लोग। ठीक है। और बहादुर शाह जफ़र को ही अंग्रेज़ों ने रंगून निर्वासित करके उनको भी पेंशन भोगी बना दिया था। अंत में वहीं पर 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु हो गई, और इस प्रकार मुगलिया सल्तनत का अंत हो गया। ठीक है। तो ये हम लोग पूरा मुगल काल बाबर से लेकर यहाँ बहादुर शाह जफ़र तक पूरा कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है डिटेल में, इसी तरह के सारे वीडियो कवर किए गए हैं, तो आप उन वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उसकी प्रशासनिक नीतियाँ कैसी थी मुग़ल साम्राज्य की। तो देखो, मुग़ल साम्राज्य, ये चार्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इसमें हम कंपैरेटिव बताएंगे, और चूँकि इसमें छोटा छोटा लिखा है इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक। मुग़ल साम्राज्य का प्रशासन देखो, मुग़लों का प्रशासन जो है मुख्यतः 5 भागों में विभक्त था। एक होता था केंद्रीय प्रशासन, एक होता था प्रांतीय स्तर पर, एक होता था जिले स्तर पर, चौथा होता था परगना के स्तर पर, और 5वां ग्राम के स्तर पर। ठीक है। तो केंद्रीय स्तर पर जो सर्वोच्च पद था उसे वकील ए मुतलक कहते थे। ठीक है। वकील ए मुतलक, इसको शॉर्टकट में वकील भी बोलते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद दीवाने वजारत कुल, इसको अकबर ने इस पद को बनाया था। ठीक है। वो सर्वोच्च पद होने लगा, यह जो कि राजस्व और वित्तीय मामलों का सर्वोच्च पद होता था। ठीक है। उसके बाद दीवाने वजीर और दीवान मीर बख्शी, ये केंद्रीय प्रशासन के मतलब प्रमुख अधिकारी होते थे। दीवाने वजीर जो है जो सैनिक मामलों का प्रमुख होता था ये, और मीर बख्शी जो है वहाँ जितनी भी वो राजस्व मामले थे, ठीक है, उनका प्रमुख मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी नामक पद को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। उसके बाद
जो न्याय विभाग है उसका प्रधान काजी होता था। ठीक। उसके बाद मुहत्सिब है जो नामक अधिकारी होता था, वो जो प्रजा में प्रशासनिक आचार संहिता या कहें कि प्रजा के चारित्रिक गुणों की निगरानी करता था। ठीक है। मुहत्सिब नामक पद इसको औरंगजेब ने बनाया था। ठीक है। एक अधिकारी होता था सद्र उस सद्र नाम का, यह एक धार्मिक मामलों का अधिकारी होता था। ठीक है। ये हो गया मुगलों का केंद्रीय प्रशासन। अब मुगलों के प्रांतीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। मुगलों का प्रांत जो है वो भी कई सूबों में बटा था। जैसे मुगलों एक प्रांत हो गया, ये भी कई सूबों में बटा था। ठीक है। इस सूबे का प्रमुख, प्रत्येक सूबे का प्रमुख एक सूबेदार होता था, और प्रत्येक सूबे के अंदर मतलब प्रत्येक सूबे में के अंदर जो किले होते थे या फिर जो भी कुछ सामग्री होती थी उनकी आंतरिक सुरक्षा की देखरेख के लिए एक अधिकारी यहीं पर होता था, उसको कोतवाल बोलते थे। ठीक है। प्रांत सूबों में बटा था, और सूबों में ही ये कोतवाल और सूबेदार नामक अधिकारी होते थे। ठीक है। देखो, अकबर के टाइम सूबों की संख्या 15 थी, उसके बाद शाहजहाँ के टाइम सूबों की संख्या बढ़कर 18 हो गई, और औरंगजेब के टाइम 20 हो गई। तो ये तीनों संख्या याद करना, अगर कभी आए तो सही कर लेना। ठीक है, गलत ना हो ताकि। उसके बाद जिला जो है उसके बाद जिले स्तर पर का प्रशासन देख लीजिए। जिला स्तर पर फौजदार नामक प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है। जिले स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी तो उसको फौजदार ही बोलते थे। ठीक है। और एक प्रमुख अधिकारी और होता था जिसे अमल गुजार बोलते थे, या मालगुजारी को एकत्र करता था। इसका काम एक ही था, सिर्फ मालगुजारी एकत्र करना। ठीक है। उसके बाद परगना के स्तर पर देख लीजिए। परगना के स्तर पर जो प्रमुख होता था वो सिकदार होता था, और उसके बाद कानूनगो नामक एक अधिकारी होता था जो पटवारियों का अफसर होता था। ठीक है। और परगना में जो वित्त अधिकारी होता था उसको आमिल बोलते थे। अब देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि प्रांतीय स्तर पर प्रमुख अधिकारी कौन होता था। ठीक, तो सूबेदार प्रमुख होता था। जिले स्तर पर प्रमुख कौन होता था अधिकारी, तो फौजदार, और परगना स्तर पर सिकदार। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो, ये कानूनगो पटवारी पद तो आज भी मतलब वर्तमान में भी अपने भारत में मौजूद है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं ग्रामीण प्रशासन कैसा था और मुगलों के टाइम। तो मुगलों के टाइम ग्रामीण मुख्यतः स्वतंत्र होते थे। ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर खुद मुकद्दत और चौधरी नामक अधिकारी होते थे, जो सभी ग्राम प्रधान भी इनको कहा जाता था। सभी राजस्व भू अधिकारी होते थे। ठीक है। तो ग्राम स्तर पर राजस्व वसूल करने का अधिकार किनको था? चौधरी, खुदम और मुकद्दम जैसे अधिकारियों का। ठीक। सबसे छोटी बस्ती को नागला बोला जाता था, और पटवारी जो ग्राम प्रधान का सहायक होता था। ठीक है। तो ये हो गया मुगलों का प्रशासन। अब हम लोग आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में देख लेंगे कि मुगलों की इकोनॉमी कैसे थी, मुगलों के टाइम में पेंटिंग कैसी थी, और मुगलों के टाइम में जो स्थापत्य है वो किस प्रकार का था, और मुगलों के टाइम में प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई। ठीक है। ये 4 या 5 जो भी और कुछ भी जो छूटा होगा उन सबको हम एक वीडियो में कवर करा देंगे। इससे मुगल काल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और यहाँ से उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। इतना डिटेल में हमने आप लोगों को कवर करा दिया है। तो अब इससे संबंधित थोड़े से हम लोग MCQs कर लेते हैं, ताकि ये जो पढ़ा है ये और भी पक्का हो सके। तो देखते हैं MCQs। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की सत्ता किसने संभाली? तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो उसका बेटा है मुअज्जम, उसने मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली थी मोहम्मद शाह प्रथम की उपाधि के साथ। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह प्रथम। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो ये किसने दी थी? फारुखसियर ने। तो कब दी थी? 1717 ईस्वी में। ठीक है। अगर डेट पूछ ले कभी तो याद रखना। ठीक है। फारुखसियर ने अंग्रेजों को फरमान जारी करके शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन मुगल काल के राजा बनाने वाले थे? किंग मेकर की भूमिका कौन निभाता था? तो मुगल काल में सबसे ज़्यादा किंग मेकर की भूमिका 4 बार निभाया है सैयद बंधुओं ने। ठीक है। 4 राजाओं को बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो सैयद बंधुओं का नाम क्या था? हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो देखिए, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, देखो मयूर मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ही नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ, उसमें नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में नादिर शाह की विजय हुई, और वो जो है कि तख्ते ताऊत, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, उसको लेकर गया। तो तख्ते ताऊत पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। आक्रमण कब हुआ था? 1739 ईस्वी में, करनाल का युद्ध उसको बोलते हैं। ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसके शासनकाल में हिजड़ों एवं महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो देखो सबसे ज़्यादा जो है महिलाओं का प्रभुत्व मोहम्मद शाह रंगीला के ही टाइम था, ठीक है, क्योंकि रंगीला उसी टाइप का आदमी था, तो इसीलिए उसको रंगीला भी बोलते हैं, जिसका मतलब यह प्रशासन के प्रति बिल्कुल उदासीन था। और ठीक है, भोग विलास और महिलाओं के प्रति इच्छा तो ये इसमें ज़्यादा थी, तो इसलिए महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा मोहम्मद शाह रंगीला में ही थी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, मतलब इन जो 4 राजा दिए हैं इनको सही क्रम से उनके कालक्रम अनुसार सेट करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें पहला ऑप्शन मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदार शाह, आलमगीर और अहमद शाह। तो इनके कालानुक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएंगे इसमें जहांदार शाह, क्योंकि ये 1712 और 13 ईस्वी में था, ठीक है, 1712 13 में, ठीक है। उसके बाद आएंगे मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 तक। उसके बाद प्रमुख था अहमद शाह। अहमद शाह का कब था? 1748 से 1754 तक। और उसके बाद लास्ट में आलमगीर। आलमगीर का कब था? 1754 से लेकर 1759 तक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिसमें बी ए डी सी होगा, तो कौन सा? बी, ऑप्शन बी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? देखो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय उस टाइम मतलब जब वहाँ पर थे तो इलाहाबाद में थे ये शाह आलम द्वितीय, तो उस टाइम इनको दिल्ली में वजीर गाजी उद्दीन ने दाखिल नहीं होने दिया था। फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय जो मराठाओं के सहयोग से दिल्ली की सत्ता पर ये बैठे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां, ठीक है। इसी ने मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित किया था, ठीक है। और उसके बाद देखिए सुजाउद्दौला कब थे? जब उसका बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, 1764 में। अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो निजाम उल मुल्क था, ठीक है। निजाम उल मुल्क को ही चिंकलिश खां कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसी दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर भी कहते हैं, बनवाई थी? तो देखो जंतर मंतर जो है 5 जगह पर है, जिसको राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। पाँचों जगहों को एक बार देख लेते हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है मथुरा, चौथा है बनारस, पाँचवा जयपुर, ठीक है। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, जयपुर। तो इन पाँचों को याद रखना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक, जो नक्षत्र संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन है? तो जिज मोहम्मद शाही पुस्तक की रचना सवाई राजा जयसिंह द्वारा की गई थी, ठीक है। इनको जयसिंह की सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? जहांदार शाह द्वारा दी गई थी। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला कहाँ नहीं बनवाई है? तो हमने आप लोगों को ऊपर अभी बताया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ बनवाई थी। दिल्ली में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, मथुरा में बनवाई थी, बनारस में बनवाई थी और जयपुर में बनवाई थी। तो इसमें से इलाहाबाद नहीं था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन के दौरान जिले का नाम क्या होता था? तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को क्या कहा जाता था? सरकार, ठीक है। और प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा। प्रांत जो है सूबा जो है बहुत सारे सरकारों में व्यक्त था, मतलब प्रांत बहुत सारे जिलों में व्यक्त होता था, और जिला पुनः परगना में व्यक्त होता था, ठीक है। और परगना पुनः ग्राम में व्यक्त होता था, ठीक है। और इससे ऊपर क्या था? केंद्रीय प्रशासन। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्नलिखित में से कौन कौन हुआ करता था? तो मुगल काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है मीर बख्शी होता था, ठीक है, मीर बख्शी। और वजीर ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या होता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, अगर जल्दी जल्दी नहीं पढ़ पाए तो पॉज करके पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था, ठीक है, वजीर। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना के चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो मुगल सेना का चिकित्सक कौन था? मनुची, ठीक है। देखो मुगल सेना का चिकित्सक भी था और ये मुगल दरबार में इतिहासकार भी रहा था, ठीक है, मनुची। औरंगजेब के टाइम में था मनुची ने ही लिखा है कि राजा राम जाट ने जो है अकबर की जो सिकंदरा स्थित मकबरा है उसमें तोड़ की थी, ठीक है, ये मनुची के द्वारा ही लिखा गया है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में महोत्सिब क्या था? तो महोत्सिब नामक अधिकारी, इसकी देखो नियुक्ति किसने की थी? औरंगजेब के टाइम। तो ये लोक आचरण का अधिकारी था महोत्सिब। बढ़ते नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में दक्कन की नई पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली में प्रचलित आधार था?
देखो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व जो वसूली का प्रमुख जो सबसे जो प्रमुख पद्धति थी उसको बोलते थे आईने दसाला, जिसको टोडरमल द्वारा विकसित की गई थी। मगर जो दक्कन का क्षेत्र था उसमें अपवाद स्वरूप हलों की संख्या के आधार पर राजस्व की वसूली की जाती थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था। तो बटाई शब्द का क्या अर्थ होता था मध्यकाल में? लगान निर्धारण का तरीका होता था बटाई। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो शाहरुख नामक चांदी का सिक्का बाबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, देखो शाहरुख जो है बाबर ने शाहरुख नाम का सिक्का क्यों चलाया, इसको समझ लेते हैं एक बार। जो बाबर है, बाबर का जो पिता की ओर से वंशज था वो तैमूर था। ठीक है, और जो शाहरुख नाम है ये तैमूर के ही एक बेटे का नाम शाहरुख हुआ करता था, इसलिए बाबर ने जो चांदी का सिक्का चलाया उसका नाम शाहरुख रखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो मुगल शासन में तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। ठीक है, और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। देखो इन दोनों का अनुपात 1:40 का अनुपात होता था अकबर के टाइम, और 1:64 का अनुपात होता था शेरशाह सूरी के टाइम। ये दोनों याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और रामसीन देवनागरी लिपि से युक्त सिक्के चलाए? तो राम सीता की आकृति वाले सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे? अकबर के द्वारा। ये हमने अकबर जब आप लोगों को पढ़ाया था तो विस्तार से बताया था, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा अकबर वाला तो जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ये कथन है, कारण मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। देखो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा तो विद्यमान ही थी। मनसबदारी प्रथा को शुरू किसने किया था? तो अकबर ने। ठीक है, और यह योग्यता के आधार पर होती थी, ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है। ठीक है, सॉरी ये सही है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह किसके लिए हुआ है? तो जो सूबा और परगना के बीच का जो क्षेत्र होता था उसको चकला कहा जाता था। ठीक है, यह सरकार के समान नहीं था, मतलब सरकार उस समय प्रांत उसको जिले को बोलते थे, पर ये सरकार के समान नहीं होता था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, तो ये किसको इंगित करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को। नेक्स्ट है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग को निषेध लगाया था, तो कौन था? वो जहांगीर था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। ये भी हमने जहांगीर की वीडियो में आप लोगों को विस्तार से बता रखा कि जहांगीर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। अगर जहांगीर वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में होगा। नेक्स्ट मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भू राजस्व था। ठीक है, साम्राज्य कोई भी हो ज़्यादातर प्रमुख स्रोत उनका भू राजस्व ही होता है, इसलिए यहाँ भी भू राजस्व ही है। बढ़ते नेक्स्ट। ये हो गए इंपॉर्टेंट MCQ, अब आगे नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और अगर इसमें कोई भी कमी रह गई है या त्रुटि रह गई है या अगर कमी ना भी हो फिर भी आप लोग फीडबैक जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, ताकि इससे हम आगे वीडियो की क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।